नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस टाइम। आज ये इसका तीसरा सेट है। मतलब इसके पहले हम 2 सेट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें करवाए गए हैं, जो कि रेलवे में पूछे भी गए हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। इस सेट में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करवाने वाले हैं आप सबको। तो वीडियो पर पूरा बने रहें। तो आप लोग भी कॉपी और पेन उठा लीजिए और हमारे साथ आप लोग भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। और देखते हैं आज किसका कितना नंबर आता है। आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, दिया है 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन करना है। अब देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें एक फार्मूला पता है। क्या? P बराबर क्या होता है? V इंटू में I, मतलब शक्ति बराबर जो होता है विभवांतर इंटू धारा होता है। ये होता है इसका फार्मूला। तो देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा P। P का मतलब क्या होता है? पावर। पावर मतलब शक्ति। शक्ति कितना दिया है? P बराबर दिया है 10 वाट दे दिया है, ठीक है, 10 वाट। और हमें यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है? 20 वोल्ट। मतलब V बराबर कितना दे दिया है? 20 वोल्ट दिया है। तो अगर हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताइए धारा कितनी होगी, तो I निकालना है। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर P अपान V, ठीक है। अब देखिए, हमें करना क्या होगा, P का मान हमें पता है कितना है? 10 वाट है। V का मान हमें कितना पता है? 20 वोल्ट है। अब इसमें मेरे भाई जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। इसे क्या लिखेंगे? एम्पियर, क्योंकि हम लोग आई को किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10.5 एम्पियर, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला था इसमें। बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। ये फार्मूला अगर याद रखेंगे आप, P बराबर V इंटू आई होता है। तो और ऊष्मा का ही ऐसे फार्मूला होता है। अगर आपसे ऊष्मा की दर पूछ रहा, ऊष्मा पूछ रहा है, तो H बराबर VI T, ये कर देना होता है, उसमें बस T जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है? मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर, मतलब डाई हाइब्रिड संकर के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, 9:1:3:3। उसके बाद दिया है 1:3:9:3। फिर 9:4:2:1 और दिया है 9:3:3:1। तो मेरे भाई मेंडल ने एक प्रयोग किया था, मतलब उसमें दो दो लक्षण लिए थे, ठीक है। उसने मेंडल ने 7 प्रयोग किया था, जिसमें पहली बार एक एक लक्षण, दूसरी बार जो है दो दो लक्षण, फिर तीन तीन लक्षण, चार चार लक्षण। और जो पिछला वाला सेट हम करवाए थे उसमें बताए भी थे सातों लक्षण क्या क्या लिए गए थे, ठीक है। तो ऐसे तो 7 7 लक्षण लेके एक साथ में प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ पे हमको द्विसंकर वाला पूछ रहा है, ठीक। तब देखिए, मेंडल के प्रयोग में लक्षणों के आधार पर, मतलब जो अनुपात होता है, जब हम दो लक्षण लेते हैं तो कितना आता है? 9:3:1:1। अब मेंडल ने द्विसंकर संकरण में दो अलग अलग लक्षणों, जैसे क्या क्या लिया था? बीज का आकार और रंग, ठीक है। क्या लिए थे? बीज का आकार और रंग लिए थे। जैसे कि यहाँ पे बीज का आकार से हमें मतलब क्या है? गोल दाना और झुर्रीदार, ठीक है। गोल, एक तो गोल बीज, एक झुर्रीदार बीज। और रंग कैसा लिए थे? एक पीला और एक हरा। यहाँ पे ऐसे तीर लगा देते हैं, एक पीला ले लिए थे और एक हरा लिए थे। इस प्रकार से मतलब दो दो लक्षण उन्होंने लिया था। जब उन्होंने दो शुद्ध, मतलब विपरीत गुण वाले पौधों का संकरण कराया, तो पहली पीढ़ी F1 में जो है सभी पौधे एक ही प्रकार के मिले थे, ठीक। F1 में सभी पौधे एक ही प्रकार के मिले थे। जब उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में संकर कराया, तो F2 पीढ़ी में जो उन्हें
4 अलग अलग फेनोटाइप मिले थे जिनका अनुपात क्या था, ये वाला 9:3:1। जैसे अगर हम गोल पीले झुर्रीदार हरे बीजों के संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में निम्नलिखित अनुपात में देखिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं, 9 जो है क्या मिलेगा, गोल और पीला, गोल और पीला, ठीक। 3 क्या मिलेंगे इसमें से, गोल और हरे बीज, गोल और हरे बीज मिल जाएंगे, ठीक। फिर 3 हमको जो मिलेंगे झुर्रीदार और पीले बीज, झुर्रीदार और पीले बीज। फिर अगला हमें एक जो मिलेगा और वो कैसा मिलेगा, झुर्रीदार और हरा। अब देखिए हो सकता है ये चीज़ें आपको कम समझ में आ रही हो, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से पूरा पढ़ेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे अगर आपसे प्रैक्टिस में करा जा रहा है, अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं तो ये कहाँ से आया, F1 पीढ़ी क्या होता है, F2 पीढ़ी क्या होता है, और ये फेनोटाइप जेनोटाइप क्या होता है, ये चीज़ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, हमको सर नहीं आता है तो हम जरूर पढ़ा देंगे इसको। चलिए फिलहाल अपने हम सेट में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रख लिए, 9:3:1, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है, हमें ये बताना है। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है इसमें, एक है द्विविस्थापन और अवक्षेपण, एक है केवल विस्थापन, एक है विस्थापन और संयोजन, और एक है संयोजन और अपघटन क्रिया। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला तो हम चौथे ऑप्शन से लेते हैं, देखिए संयोजन और अपघटन अपक्रिया। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि जुड़ रहा है और टूट रहा है। संयोजन का मतलब जो दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक अलग उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई एक चीज़, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड टूट रहा है, सोडियम और क्लोराइड में ऐसा भी नहीं हो रहा था, और तो अवघटन भी नहीं हो सकता है। फिर देखिए विस्थापन और संयोजन ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। केवल विस्थापन ये भी नहीं हो रहा है, इसमें केवल कोई आके एक को विस्थापित करके दूसरे की जगह चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसमें सही क्या होगा, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अपक्रिया। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ से CO3 था, ठीक है, देखिए यहाँ पे CO3 आयन है, तो ये किसके साथ जुड़ गया, कैल्शियम के साथ। और इसका जो Cl2 आयन था ये किसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पे जाके सोडियम के साथ। तो यहाँ पे हो गया है द्विविस्थापन, ठीक। और देखिए यहाँ पे अवक्षेपण कैसे होगा ये, क्योंकि यहाँ पे NaCl जो बनेगा ये एक अवक्षेप के रूप में, सफेद अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। तो इसे हम लोग कह देंगे अवक्षेपण अपक्रिया। जो द्विविस्थापन अपक्रिया होता है ये अवक्षेपण अपक्रिया भी कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अवक्षेपण और द्विविस्थापन क्या होता है। तो अब हमारा अगला सवाल है, दिया है कुछ मछलियां पानी में घूंट लेकर सांस लेती हैं, ये मछलियां पानी का घूंट। अब दिया है हवा में, हमसे पूछ रहा है। जैसे देखिए कुछ मछलियां जो होती हैं पानी के मतलब अंदर भी सांस लेती हैं और पानी के बाहर भी सांस लेती हैं। तो हमसे ये पूछ रहा है पानी के अंदर तो घूंट में सांस लेती हैं, लेकिन ये मछलियां जो है मतलब हवा में मतलब स्थल पर कितनी रफ्तार से सांस लेती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। जिसका अर्थ ये है कि वे पानी की सतह में हवा में सांस लेती हैं। यह व्यवहार जो है इन मछलियों में देखा जाता है जिनके पास गिल्स के अलावा अतिरिक्त श्वसन अंग भी होता है। मतलब उसमें तो गिल्स होता ही होता है, इसके अलावा अतिरिक्त श्वसन अंग भी इनके पास होता है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन लेने में सक्षम होता है। जैसे पानी में तो सांस लेती ही लेती हैं और धरती पे भी आ जाती हैं तो वो सांस लेती हैं। और ये मछलियां जो हैं स्तनधारियों की तुलना में बहुत तेजी से सांस लेंगी। आप लोग कभी देखे होंगे, अगर मछली को हम लोग जल के बाहर जब निकाल लेते हैं तो बहुत तेजी से सांस लेती हैं। और कितनी तेजी से लेती है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो होगा ये वाला, प्रति मिनट हवा में सांस लेने में वे जीवों की तुलना में कम बार सांस लेते हैं। प्रति मतलब कहने का मतलब ये है कि हवा में तेजी से सांस लेती हैं, इसीलिए यहाँ पे ये होगा प्रति मिनट हवा को सांस लेने में वाले जीवों की तुलना में कम बार सांस लेती हैं, ठीक है। ये
हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अरे यहाँ पे हम क्या बता दिए, ये कम बार नहीं ज़्यादा बार भाई, यहाँ तो ये कम बार तुलना में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रति मिनट हवा को सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार, यही तो हम आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत टिक करवा दिए, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक, मतलब प्रति मिनट जो जीव जैसे हम लोग हैं हवा में सांस लेते हैं जितनी बार, उससे ज़्यादा बार ये मछलियाँ लेती हैं, अभी तो बताएं तेजी से सांस लेती हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा यहाँ पे अगला सवाल जो है दिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या क्या होता है, तो आप सबको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें जो है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन, ये दोनों एक साथ होता है मेरे भाई। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ये क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 यही चीज़ है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। तो हमको, और देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, मतलब रेलवे के एग्जाम में चाहे जो एग्जाम होता हो, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हो, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो आपको ये बताना है। तो अगर आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आपको पता है कि देखिए ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये चारों तत्व क्या है, एक ही समूह में होते हैं, मतलब एक ही समूह, और एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। जो कि यहाँ पे देखिए हमारे पहले ऑप्शन में दिया है फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये दोनों क्या है, इनके बाहरी मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और कितना होती है मेरे भाई, 7। इनके बाहरी मतलब बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, लेकिन इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 की। क्यों, क्योंकि ये एक तत्व जो है एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ये फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक, अब देखिए अगर जैसे हमको यहाँ पे पहला दिया होता, कहने का मतलब जो है जैसे जो धातु वाला है, मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातुएं होती है ना, अगर वो चीज दिया होता तो वहां पे उनकी भी संयोजकता एक ही होती है, और क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता 2 होती है। जैसे यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की संयोजकता क्या होती है, +1 होती है। तो इसी प्रकार से इसकी संयोजकता जो होती है 1 होती है, लेकिन माइनस में, मतलब ये एक आसानी से ले सकता है, जबकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो है हाइड्रोजन है, हीलियम, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, हीलियम की कोई संयोजकता होती ही नहीं है। और यहाँ पे बोरान दिया है, ब्रोमीन, ये भी नहीं होता है, क्योंकि ब्रोमीन, जो ब्रोमीन होता है ये इसी वाले आवर्त में मतलब समूह में रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला सवाल अब क्या है, धावन सोडा बनाने के लिए निम्न इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, NaOH, MgCO3, NaSCO3 और NaCl। अब यहाँ पे जान लीजिए धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है। धावन सोडा जो होता है Na2CO3, ये धावन सोडा का फार्मूला होता है। और धावन सोडा जो बनाया जाता है ये सॉल्वे अपक्रिया, सॉल्वे इक्वेशन इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। इसके द्वारा हम लोग किसका निर्माण करते हैं, धावन सोडा का निर्माण करते हैं, जिनमें देखिए कुछ कच्चा माल उपयोग किया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, NaCl, और क्या, इसे अमोनिया हो गया NH3, और खड़िया आप लोग जानते होंगे, चूना, या फिर खड़िया कहते थे, इसे संगमरमर कहते हैं, इसे चूना, CaCO3। ये तीनों जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं।
और धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, इसको हम लोग कहते हैं धावन सोडा। और यहाँ पे अगर NaHCO3 हो जाता तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा। और NO2CO3 इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट होता है और इसे ही धावन सोडा कहा जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, NaOH, MgCO3, NaSCO3 ये भी नहीं है। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, NaCl, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए हैं यहाँ पे NaCl, NH3 और CaCO3 इन सब का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो मेरे भाई आप लोग लेंस का फार्मूला पढ़े होंगे, मतलब लेंस का क्षमता निकालने वाला क्या होता है, P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। ठीक है, P बराबर 100/F सेंटीमीटर। जो ये 100 है इसको हम लोग क्या लेते हैं, जब सेंटीमीटर में ये चीज़ दिया हो, अगर मीटर में दिया रहेगा सीधे 1/F लेते हैं। और पावर का जो मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, आप लोग जानते होंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, क्या होता है, डायोप्टर। डायोप्टर होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे हमें निकालना है किसकी, उत्तल लेंस की, क्योंकि देखिए आंसर में माइनस और प्लस सब में दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, उत्तल लेंस की निकालना है तो हमें ये जानना पड़ेगा किसकी फोकस जो है निगेटिव, किसका पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाए उत्तल लेंस और ये वाला होता है अवतल लेंस, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस जो है इसमें भी कोई समांतर किरण आती है तो ऐसे फोकस से होके निकल जाती है, इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस में जब कोई ऐसी किरण आती है तो ऐसे निकलती है। ठीक है, कैसे निकलती है, ऐसे, जो कि हमें यहाँ पे आभासित होती है। आभासी यहाँ पे एक फोकस होता है, मतलब फोकस से जाते हुए प्रतीत केवल होता है, लेकिन निकलती कहाँ से, यहाँ से ऐसे सीधे इस तरह निकल जाती है, इसे अपसारी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी, और इसे कहा जाता है अपसारी। अपसारी का मतलब जो फैला देता है, और अपसारी का मतलब जो उसको सिकोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका जो फोकस होगा, मेन हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे जानना, फोकस। तो जब भी हम कोई दूरी लेते हैं, अगर लेंस के बाईं तरफ दूरी रहेगी तो निगेटिव, अगर लेंस के दाईं तरफ कोई दूरी रहेगी तो पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखिए इसका फोकस कहाँ है, लेंस के दाईं ओर है, तो हम लोग कैसा लेंगे फोकस दूरी, पॉजिटिव। अगर इसका देखिए लेंस के बाईं तरफ फोकस बन रहा है तो इसका फोकस कर लेंगे निगेटिव में। तो अब इस फार्मूले में अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे मेन मुद्दा है, दिया है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो P बराबर 100/F। अब बताइए दिया है वक्रता त्रिज्या, और फोकस बराबर क्या होता है, R/2। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, R/2, मतलब वक्रता त्रिज्या का आधा। तो F यहाँ पे निकालेंगे तो 40/2 बराबर क्या आएगा, 20 सेंटीमीटर। और जब इसका हम पावर निकालेंगे तो 100/20 कर देंगे, 20×5 100, तो क्या आ जाएगा, +5 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। कितना है, +5 डायोप्टर। यहाँ पे देखिए माइनस में दिया है, अगर यही अवतल लेंस होता तो इसका फोकस दूरी निगेटिव लेते तो ये माइनस में आता है इसका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हमको करना था। तो अभी तक कैसा लग रहा है आपको क्लास, आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई लाइक करते चलिए, और आप लोग हमारे साथ साथ आप लोग भी आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर उसका देते चलिए। ठीक है, और अभी लास्ट में पूछेंगे आप लोगों से कितना आपका सही हुआ कितना गलत। तो अब हमारा अगला सवाल जो है दिया है, बोमेन संपुट को ढके रहती है। तो सबसे पहला तो सवाल यहाँ पे यही है कि बोमेन संपुट कहाँ होता है, आप लोग को हो सकता है ये भी नहीं पता हो। तो देखिए बोमेन संपुट जो होता है वो होता है किडनी में। कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। बोमेन संपुट जो होता है यही जो है हमारे खून को फिल्टर करने के काम आता है। और बोमेन संपुट जो होता है ये कोशिका गुच्छ को ढके रहता है, यही हमको आंसर भी बताना है।
ये क्या होता है, कोशिका गुच्छ होता है। बोमेन संकुट और कोशिका गुच्छ जो है मिलकर मेल पिगी का, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल पिगियन कॉर्पस्कल, मेल पिगियन कॉर्पस्कल भी कहते हैं, जो कि किडनी में मतलब जो है खून को फिल्टर करने के काम आता है। तो ये सबसे जरूरी चीज ये था, ये जानना कि जो है बोमेन संपुट कहाँ होता है, कहाँ होता है, किडनी में। और जो खून को फिल्टर करता है किसके साथ मिलकर, कोशिका गुच्छ के साथ। अब देखिए ये जो प्लेटलेट यहाँ पे दिया है ये कहाँ पे होता है, ये हमारे ब्लड में होता है प्लेटलेट्स। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन सेल होते हैं जो माइंड में होता है न्यूरॉन सेल। और वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन, ये क्या होता है, इसी से मिलकर किडनी बनी होती है हमारी, किससे, ये किडनी की इकाई होता है। नेफ्रॉन जो हमारी किडनी की इकाई होता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेता है किडनी के क्या क्या होता है, तो आप बताएंगे नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, क्या दिया है, विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र के शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी हम आपको बताए थे क्या होता है, धामन सोडा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन हमारा क्या है, दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब NaHCO3। तो अभी एक सवाल में ये चीज बताए थे आप लोग, देखिए यहाँ पे इसमें ये बताए हैं, ये क्या है, धामन सोडा है, मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये क्या है, NaSCO3, इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, मीठा सोडा होता है। तो हम कपड़ा किससे, दाग किससे हटाएंगे भाई, धामन सोडा से। सिंपल सा बात है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये मीठा सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है। यहाँ पे ये दिखी दिया है सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब Na2CO3। यही क्या होता है, धामन सोडा, यही होता है धामन सोडा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, धामन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, यही सही हो जाएगा। क्योंकि भाई जब हमारे शर्ट में दाग लग जाएगी तो हम इसी से साफ करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला दिया है सोडियम क्लोराइड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो क्या होता है, नमक, NaCl जो है नमक होता है। और अगला जो दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये भी क्षार होता है एक प्रकार का, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट मतलब धामन सोडा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें अगला सवाल जो दिया है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए। अभी एक मेंडल वाला, और भाई ये अनुवांशिकी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब रेलवे ग्रुप डी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है मेंडल ने दो प्रयोग किए। एक क्या प्रयोग किया, लंबे पौधे के पराग को छोटे के बीजांड की निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा प्रयोग किया छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। तो यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, दिया है एक प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, प्रयोग 2 में भी छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। फिर तीसरा दिया है प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। चौथा ऑप्शन दिया है प्रयोग 1 में छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, प्रयोग 2 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से हमको ये दे दिया है। अब देखिए मेंडल जो प्रयोग किए थे, ये वाला जो मोनोहाइब्रिड इसे बोला जाता है, इसमें जब दो शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करा जाता है, तो F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी में जो है, जैसे देखिए एक प्रभावी लक्षण होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। ये चीज आप जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए एक लंबा पौधा लेंगे, एक लंबा पौधा लेंगे और एक छोटा पौधा लेंगे, तो इन दोनों का जब संकर हम लोग करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पहली पीढ़ी देखिए यहाँ पे टी और टी, ये दोनों प्राप्त होगा। इन दोनों को हम एलील कहते हैं, क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ये हमारे जीन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबा पौधा ही प्राप्त होगा, पहली पीढ़ी ये है, ये क्या है, पहली पीढ़ी होती है। इसके बाद अगर हम इसका दूसरा पीढ़ी देखेंगे, मतलब टी
टी और टी टी का जब प्रयोग करवाएंगे तो एक बार देखिए ये वाला टी इससे मिलेगा, ये वाला टी इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, टी टी मतलब केवल लंबा। जब ये वाला टी इससे मिलेगा, ये वाला टी इससे मिल जाएगा तो देखिए टी टी ये बनेगा। फिर ये वाला टी इससे मिलाएंगे तो टी और टी मिलेगा, और जब ये वाला टी इससे मिलाएंगे तो स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में तो भाई मेरे भाई लंबा पौधा ही बनेगा F1, और ये क्या है, दूसरी पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है जिसमें 3 लंबे पौधे होंगे और एक बौना होगा, मतलब टी टी। यहाँ पे टी का मतलब ये बड़ा वाला है, ये लंबे है, ये बौने पौधे हैं। ठीक है, ये चीज समझिए। तो जब पहली पीढ़ी में जो पैदा होंगे वो देखिए टी जो है प्रभावी लक्षण होता है। मतलब अगर आप ऐसे समझिए, अगर आपके माता पिता हैं और आपके पिता मान लीजिए लंबे हैं, आपकी माता जो है छोटी है, तो जो पहली पीढ़ी आपकी पैदा होगी, ठीक, उसमें क्या होगा, लंबे बच्चे पैदा ही होंगे, ये कन्फर्म होता है। लेकिन जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो है कि लंबे पौधे मतलब लंबे बच्चे ही पैदा हों, एक जरूर बौना पैदा होगा, इसमें ये कन्फर्म होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये मेंडल जो है प्रयोग किए थे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है लंबे पौधों के पराग को छोटे के बीजांड की निषेचित करने के लिए लिया गया। और जब भी हम लंबा और छोटा का कराएंगे तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि उसमें प्रभावी लक्षण क्या होता है, लंबा वाला ही होता है, ना कि छोटा वाला, तो हमें लंबा ही पैदा होगा। और यहाँ पे देखिए छोटा पौधा के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करेंगे तब भी वही बात होगी, क्योंकि छोटा वाला प्रभावी नहीं अप्रभावी होता है, लंबा वाला प्रभावी होता है। जब यहाँ पे देखिए लंबे पौधे को छोटे पौधे के बीजांड से निषेचित करेंगे तब भी लंबा होगा, और जब छोटे पौधे के पराग को लंबे से करेंगे तब भी लंबा ही पैदा होगा, क्योंकि लंबा वाला प्रभावी लक्षण होता है। इस चैप्टर को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये चीज ध्यान दीजिए जो बताए हैं कि लंबे पौधा क्या, लंबा वाला क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और छोटा वाला अप्रभावी होता है। तो जब आप इन दोनों का करवाएंगे निषेचन तो लंबा ही पैदा होगा, ये आप कन्फर्म मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि प्रयोग 1 में क्या किया है, लंबा और बौना का निषेचन कराया है, और प्रयोग 2 में बौना और लंबा का निषेचन कराया है, लेकिन दोनों में यहाँ पे प्रभावी लक्षण क्या होता है, लंबा वाला ही होता है। ठीक, ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह, ये क्या लिखा है, समूह 8 में 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में आयरन, आयरन कोबाल्ट और निकिल, आयरन कोबाल्ट और निकिल तत्व जो है ये मौजूद थे पहले से ही, लेकिन यहाँ पे कापर नहीं था। ठीक है, कापर यहाँ पे नहीं था। ये चीज जब आप उसकी मेंडली की आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें आप लोग भी ये चीज पा जाएंगे कि उनमें ये तीनों तत्व एक ही समूह एक ही आवर्त में क्या है मौजूद थे, लेकिन ये कापर उसमें नहीं था, और इसे त्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, त्रिक भी कहा जाता है इन फेरस कोबाल्ट और निकिल को। तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा कौन सा होगा, कापर, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा अगला सवाल देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित विवरण में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए। तो अब भाई जो भी यहाँ पे दिया है इसको एक चित्र के जरिए हम समझते हैं। देखिए ये एक हो गया चुंबक, यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, एक चुंबक, जिसमें ये इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल और इधर हो जाएगा साउथ पोल। अब देखिए यहाँ से नॉर्थ पोल से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, कहाँ जाती है, साउथ पोल में। यहाँ से निकल रही हैं चुंबकीय रेखाएं और किधर जा रही हैं, साउथ पोल में। ऐसे ही देखिए निकलती चली जाएंगी, ऐसे ऐसे। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये जो निकल रही हैं देखिए ये कहाँ से जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। यहाँ पे भी ठीक है, नॉर्थ पोल से कहाँ जाएंगी, साउथ पोल पर।
ये वाली भी ऐसे ही घूमकर इधर आएगी। अभी यहाँ पे हम इतना बड़ा बना नहीं सकते, लेकिन ऐसे दिखा दिए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी कहाँ निकल कर जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ऐसे यहाँ पे आके मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो है, अब देखिए यह यहाँ से नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ गया बाहर, लेकिन अंदर जो है कहाँ चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये ऐसे चलती हैं। अब इतना चित्र जो बना है आप लोग, ये हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है। बाहर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती हैं। अब ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे गई, फिर अंदर से ऐसे होके ऐसे चली आई। तो ये क्या बना ली है, एक बंद पास बना ली है। ये चीज बिल्कुल सही होता है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं, ये चीज भी सही है। क्योंकि चुंबक के बाहर, यहाँ पे देखिए, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की तरफ चलती हैं, चुंबक के बाहर। और चुंबक के अंदर ये भी बताएं आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब अगला जो हमारे पास, ये भी सही हो जाएगा। अगला जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ये चीज हम चित्र में देख कर बताइए, कहीं भी ऐसी कोई लाइन है जो यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे काट रही है, नहीं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये चीज अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबक की तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होती है। ये चीज बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं यहाँ पे सघन होता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बिल्कुल वहां पे उच्च होता है। और जितना दूर जाएगा चुंबक से, ठीक है, जितना दूर जाएगा चुंबक से उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, बिल्कुल सही है। अब अगला ऑप्शन जो दिया है, प्रति इकाई क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो ये चीज गलत है मेरे भाई, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स नहीं कहलाती, बल्कि चुंबकीय घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती हैं, चुंबकीय घनत्व कहलाती हैं। इसका मतलब यह है, जैसे कोई क्षेत्र है, इतना प्रति इकाई क्षेत्र है, इनमें कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, इसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय घनत्व कहलाएगा। मतलब उसकी सघनता कितनी ज्यादा है। और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या, जो संख्या है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल उसमें मतलब नहीं होता है कि एक, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब में कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, इससे नहीं मतलब है। वो कोई भी सतह हो, समतल हो, उससे कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या क्या हुआ, ए, बी और डी। तो यहाँ पे लगा लीजिए, ए, बी और डी कहाँ है, यहाँ पे भी है, यही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो दिया है, क्या होता है जब पादपों को 3 दिन अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कि पौधे जो हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अवक्रिया द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अवक्रिया द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अवक्रिया के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है, तो एक तो हमें जल की जरूरत होगी, ठीक है, और एक हमें होगी कार्बन की जरूरत होगी और जल की जरूरत होगी। और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में होता है ये। और क्लोरोफिल भी चाहिए इसके लिए, क्लोरोफिल चाहिए। इसके अवक्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, हमें सबसे पहले तो मिलेगा ग्लूकोज, और क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन, जो कि ये वेस्ट वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ये किसी काम का नहीं होता पेड़ के लिए, इसे ये छोड़ देते हैं, जो कि हमारे लिए जीवनदायक है, लेकिन ये पेड़ पौधे किसी काम का नहीं होता है। तो अब देखिए, पौधे जो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज बनाए
तो उन्हें भोजन तो मिल गया और जितना भोजन उनके काम का था वो ले लेते हैं, बाकी उसे वो लोग अपने शरीर में जो है स्टार्च के रूप में जमा कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, अब ये चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पौधों को 3 दिन हम अंधेरे कमरे में रख देंगे मेरे भाई, तब वो क्या करेंगे, इसी चीज़ का उपयोग करते हैं। या फिर ठंडियों में जब धूप नहीं होती है, ठीक है, या फिर बरसात में बादल आ गए, धूप नहीं हो रही, तो ये इसी स्टार्च का क्या है अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो जब भी हम पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे तो क्या अपना उपयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है, पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 दिन तक भोजन नहीं बनाएगा वो, तो वो अपने पास जो स्टार्च रखा रहेगा वो धीरे धीरे करके एकदम समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ सही है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या दिया है, पादप उन 3 दिनों के लिए शीत निष्क्रियता अवस्था में चले जाते हैं, ये चीज़ गलत है। पादप में प्रोटीन भंडार का उपयोग करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अपने ग्लूकोज जो स्टार्च के रूप में जमा करे थे उसका उपयोग करते हैं। पादप के तेल भंडार एकदम समाप्त होते हैं, भाई तेल कहाँ होता है, तेल तो होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्या, पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये हमें डॉट डॉट करके दिया है, खाली स्थान होती हैं, कहाँ होती हैं, बंद वक्र में होती हैं, या फिर बिंदु के आकार में, या फिर सीधी रेखाएं, या फिर खुले पास के रूप में। तो अभी हम आपको एक चित्र बनाकर बताए थे, तो आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी है ये कि आप लोग इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ऑप्शन बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, और इतना ही बताना है आप लोग को। तो मेरे भाई कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का हम प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए डेली डालते रहेंगे, आप लोग को मज़ा भी आने वाला है और एग्जाम में बहुत ही उपयोगी रहने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।